हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्या? जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, है ना। तो पूरी डिटेल से आज की क्लास रहेगी जेनेटिक्स टॉपिक के ऊपर। जितने भी इसमें भाग होते हैं, पूरे भागों को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के, है ना। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हम उसको देख लेते हैं कि आनुवांशिकता में आज के टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आनुवांशिकी, आनुवांशिकता और भिन्नताएं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक की जो थ्योरी होती है, जेनेटिक आनुवांशिकता के जो नियम होते हैं, उन तीनों नियमों को हम डिटेल से समझने वाले हैं। जैसे कि प्रभाविता का नियम हुआ, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपविभन का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों को समझने वाले। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक, आनुवांशिकी का महत्व क्या होता है बोले उसको समझने वाले हैं। आनुवांशिकी के विकार, कौन कौन से विकार होते हैं, डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको पढ़ने वाले हैं। और मेंडल और आनुवांशिकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको हम डिटेल से समझने वाले हैं कि कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे एक शंकर, द्विशंकर, इस तरीके के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की, और लास्ट तक बने रहिएगा आप क्लास में, ताकि आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ सके और सारे क्वेश्चन को आप डिटेल से अच्छे से समझ सकें। आनुवांशिकता या भिन्नताएं, आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला ये क्वेश्चन है, हम साधारण शब्दों में बोलते हैं कि जब माता पिता के द्वारा जब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का अगर कोई काम करता है तो वो क्या करता है? जीन्स। आनुवांशिकता में जीन्स जो होते हैं, गुणसूत्री, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवांशिकता की अगर परिभाषा को हम बोलें कि जब संतानों में, है ना, जब संतानों में माता पिता के द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के संचरण होता है, विभिन्न जो भी लक्षण होते हैं जो माता पिता के द्वारा संतानों तक पहुंचते हैं, जिनका ट्रांसमिशन होता है, तब यह क्या कहलाता है? यह आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। और आनुवांशिकी में जितने भी संबंधित कारण होते हैं और जितने भी नियम होते हैं, उनको जिसमें पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के संबंधित जितने भी कारण होते हैं उनको जिसमें पढ़ा जाएगा उसको क्या कहते हैं? हम जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। जब एक माता पिता की संतानें आपस में मिलती जुलती हैं, फिर भी उनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। माता पिता की संतानें क्या होती हैं? मिलती जुलती हैं, लेकिन उनके लक्षणों में कुछ अंतर पाए जाते हैं, तब इसे ही हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्लियर है? तो आनुवांशिकता आप समझ गए कि माता पिता द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जब लक्षणों का ट्रांसमिशन होता है ना, तो उसके क्या कहते हैं? हम आनुवांशिकता कहते हैं। और जब माता पिता की जो संतानें होती हैं बोले, वो लगभग एक जैसी ही होती है, मिलती जुलती होती है, लेकिन उनके लक्षणों में कुछ अंतर पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम विभिन्नताएं या वेरिएशन कहते हैं, है ना। तो आप परिभाषा को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। आगे समझते हैं हम ग्रेगर जॉर मेंडल। देखिए वैज्ञानिक का नाम है क्या? ग्रेगर जॉर मेंडल ने आनुवांशिकता को समझने के लिए सर्वप्रथम एक सिद्धांत बनाया, और सिद्धांत बनाया, इसलिए इन्हें ही क्या कहते हैं? हम आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है भैया? तो हम बोलेंगे कौन है? ग्रेगर जॉर मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉर मेंडल। इन्होंने सन 1886 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन्होंने कौन सी रिपोर्ट बनाई है? बोले पादप संकरणों के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कब बनाए हैं? तो बोले 1886 ईस्वी में उन्होंने क्या बनाया? एक रिपोर्ट को बनाया, है ना। इसमें क्या बताया गया है कि इसी में मटर के पौधों पर सर्वप्रथम संकरण के प्रयोग को प्रकाशित किया। किसमें किया है? मटर के पौधों पर ये जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। सर्वप्रथम सन 1900 में 3 वैज्ञानिक है, ह्यूगो डी ब्रिज, शर्मार्क एंड कोरेंस, ये जो 3 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मेंडल के इस नियम की पुष्टि की और बताया कि भैया ये जो मेंडल का नियम होता है बोले, इससे क्या होते हैं? आनुवांशिकी को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो मेंडल के तीनों नियम को हम इस क्लास में समझने वाले हैं, जिन्हें हम आनुवांशिकी के नियम भी कहते हैं, आनुवांशिकी के नियम, है ना। मेंडल ने क्या किया? उद्यान मटर, जो हमारे पास गार्डन पी होते हैं बोले, गार्डन के जो मटर के पौधे होते हैं, उन पर अपना ये प्रयोग किया। इन्होंने मटर के 7 जोड़े गुणों का अध्ययन
अध्ययन करके वंशागति के 3 महत्वपूर्ण नियमों को बनाया और इन तीनों नियमों के द्वारा ही आनुवंशिकता को हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला नियम इन्होंने दिया क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम जिसको बोलते हैं, या प्रबलता का नियम है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपविभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, है ना। तो 3 प्रकार के इन्होंने नियम दिया। इन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं, मेंडल के जो मेंडल के नियम बोलते हैं, या आनुवंशिकता के जो मेंडल के 3 नियम इनको बोला जाता है। चलिए, अब ये तो समझ गए हम आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी का महत्व क्या है उसको समझते हैं हम। आनुवंशिकता या जेनेटिक्स जो हम पढ़ते हैं उसका क्या महत्व होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि यह हमें इसके द्वारा क्या क्या होता है कि ये वंशानुगत को समझने में मदद करता है। क्या बता दो कि वंश में जितने भी लक्षण पढ़ते हैं, बोले एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसका अध्ययन करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्षणों को आनुवंशिक विकारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण हो सकता है। जब मान लो अगर माता पिता को कोई विकार है तो आनुवंशिकता के कारण जब दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसका हमें पता लगा सकते हैं किससे, आनुवंशिकी के द्वारा। आनुवंशिक रोगों के निदान के लिए उपचार और रोकथाम, तीनों आनुवंशिक जितने भी रोग होते हैं बोले उनका उपचार कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं और रोकथाम भी कर सकते हैं। तो आनुवंशिक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। डीएनए साक्ष्य जो होता है, डीएनए के द्वारा क्या होते हैं कि जो अपराध करने वाले अपराधों को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान में जेनेटिक्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसका उपयोग कृषि में वांछनीय गुणों के लिए, फसलों और पशुधन के चयनात्मक प्रजनन के लिए किया जाता है। और दूसरा है कि खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए भी किया जाता है ना। खाद्य उत्पादन के सुधार के जो फ्रूट प्रोडक्शन है उनका इंप्रूव करने के लिए भी क्या किया जाता है, आनुवंशिकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जीवित जीवों के विकासवादी इतिहास का अध्ययन करने में भी ये मदद करता है। आनुवंशिक जानकारी जो हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो प्रायः विलुप्त होती जाती हैं, उनके संरक्षण के लिए भी क्या, आनुवंशिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आनुवंशिकी का महत्व बहुत सारा है ना। चलिए हम आगे समझते हैं। जो मेंडल के जो 3 नियम होते हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला नियम होता है जिसको हम बोलते हैं कि प्रबलता का नियम, है ना, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, है ना। इसका एक और नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्रबलता का नियम, या इसको क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम, है ना। चलिए, पहला नियम क्या है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले 2 शुद्ध जनक जो होते हैं, जैसे कि माता पिता के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से लक्षण होते हैं, बोले केवल प्रभावी लक्षण होते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इसमें छिप जाते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए कि मटर के शुद्ध और लंबे पौधों का जब संकरण शुद्ध बौने पौधों के साथ में कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही होते हैं। क्या बता रहे हैं कि जैसे यहां पर उदाहरण से हमने देखा, देखिए टीटी यहां पर ये क्या है, ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, है ना। लंबे पौधे को जब बौने पौधे के साथ में संकरण कराया जाता है, स्मॉल टी क्या है, बौने पौधे हमारे पास, है ना। ये बौने पौधे हैं छोटे वाले, और ये क्या, लंबे पौधे हैं। तो जब इनका संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही दिखाई देते हैं। जो प्रभावी लक्षण होता है, दोनों में प्रभावी क्या है, लंबा है ना। दोनों लंबे पौधे प्रभावी लक्षण है। तो जब माता पिता के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण जो होता है वो क्या होता है, छिप जाता है। बोले जैसे यहां पर जो पहली जनरेशन में क्या हो रहा है, अपन प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो अप्रभावी लक्षण है बोने वाला, वो क्या हो रहा है, बोले छुप जा रहा है। तो ये इस नियम को क्या बोलते हैं हम, प्रबलता का नियम या प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्यों, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्रभाविता का नियम कहते हैं। जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, छिप जाते हैं, बोले, है ना। चलिए हमने उदाहरण से समझा कि शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे, लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में क्या होते हैं, बोले कि लंबे पौधे ही बनते हैं। चलिए दूसरा नियम है हमारे पास पृथक्करण का नियम, है ना, सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक जोड़े लक्षण कारकों
जिनके द्वारा युग्मक निर्माण होता है ये पृथक हो जाते हैं, तो इनमें एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या बोला जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्या हो रहा है बोले, जब एक जोड़े लक्षण कारक होते हैं, इनके द्वारा जब युग्मक निर्माण होता है तो पृथक हो जाते हैं बोले, और इनमें एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। केवल एक कारक ही पहुंचेगा, दूसरा कारक नहीं पहुंचता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो प्रथम पीढ़ी में कि किसी लक्षण के विपरीत रूप वाले कारक एक साथ रहते हैं परंतु आपस में मिश्रित नहीं होते हैं और युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम इसको, जैसे हमारे पास दो ये क्या है? शुद्ध लंबे पौधे हैं, मान लो टीटी करके जो है क्या शुद्ध लंबे पौधे हैं, और ये क्या है? बौने पौधे हैं या छोटे वाले। इन दोनों का जब संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में क्या होते हैं बोले, पहली पीढ़ी में क्या दिखाई दे रहा हमको? पहली पीढ़ी में केवल शुद्ध लंबे पौधे ही दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इन्हीं का संकरण इसी प्रकार के किसी दूसरे के साथ में कराया जाए तो किस प्रकार से कि जो हमारे पास लंबे पौधे होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन जो बौने पौधे होते हैं, बौने पौधे हमारे पास एक प्राप्त हो रहा है, लंबे पौधा एक प्राप्त होता है। इसमें क्या हो रहा है बोले, एक ही कारक, देखिए पहले लिखा हुआ है ये, इनमें एक ही कारक किसी एक युग्मक में पहुंचता है, दूसरे में नहीं पहुंचता है। देख रहे हैं आप, एक जो कैपिटल टी वाला है ये तीनों में पहुंच जा रहा है, किसी दूसरे में नहीं पहुंचा है। तो एक कारक जो होता है वो बोले तीनों में पहुंच जाता है। तीसरा नियम है क्या? स्वतंत्र अपविवहन का नियम, है ना। जब किसी दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे, दो जोड़ी होंगे और विपरीत लक्षण वाले होते, इनके बीच में संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडेशन कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होते हैं। दोनों के लक्षण कैसे होते हैं बोले? स्वतंत्र रूप से होते हैं। इस प्रक्रिया में एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। दोनों कैसे होते हैं बोले? स्वतंत्र रूप से होते हैं। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपविवहन का नियम कहा जाता है। जब किसी दो जोड़ी होंगे बोले, विपरीत लक्षण वाले पौधे होंगे, उन दोनों के बीच में क्या कराया जाएगा? संकरण कराया जाएगा। तो दोनों लक्षणों के पृथक्करण कैसे होते हैं बोले? स्वतंत्र होते। दोनों के लक्षण कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपविवहन का नियम भी कहा जाता है। देखिए, मेंडलवाद में, आनुवंशिकता में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जैसे कि एक संकर क्या है, द्विसंकर क्या है, तो इनको हम डिटेल से समझने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक संकर जो मोनोहाइब्रिड होता है वो क्या होता है ना। एक संकर क्या होता है? जब किसी संकरण में एक ही इकाई के लक्षण होता है, केवल एक ही लक्षण दिखाई दे तो हम उसे क्या कहते हैं? एक संकर कहते हैं। जैसे कि अगर लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में संकरण कराया जाए तो केवल एक ही लक्षण दिखे, या तो लंबा दिखे या तो बौना दिखे, तब उसे हम क्या कहेंगे? एक संकरण कहेंगे। इसी प्रकार से अगर जब हम बोले कि द्विसंकर किसे कहेंगे? कि जब संकरण में दो लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम द्विसंकरण कहते हैं। तो एक संकर में क्या होगा कि केवल एक ही लक्षण दिखाई देंगे, इकाई लक्षण में होता है। जबकि द्विसंकरण जो डाई हाइब्रिड होता है, कितने होते हैं बोले? दो लक्षण, दो इकाई लक्षण अंतर्ग्रस्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पीला गोल तथा हरा झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधों के बीच अगर संकरण कराया जाए तो ये दो प्रकार के अलग अलग हो जाएंगे संकरण, और दो लक्षण दिखाई देंगे हमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? द्विसंकरण या डाईहाइब्रिड। क्या बोलेंगे? द्विसंकरण या डाईहाइब्रिड कहा जाता है। चलिए अगला हमारे पास है कि प्रभावी, डोमिनेंट किसे कहते हैं? किसी संकरण के वे लक्षण जो प्रमुख होते हैं और विपरीत लक्षणों को ढक लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रभावी। जो प्रभावी लक्षण होते हैं बोले वही दिखाई देते हैं, जो विपरीत लक्षण होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं? ढक लेते हैं या उनको दिखाई नहीं देते। जैसे कि लंबा पौधा और बौना पौधा अगर एक साथ संकरण करे तो केवल लंबा लक्षण ही प्रभावी होता है, बौना पौधा का जो लक्षण है वो प्रभावी नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे, प्रभावी। जो एक लक्षण होता है बोले वही दिखाई देता है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि जो मेन प्रभाव होता है पौधों का वही प्रभाव दिखाई देता है, जो दूसरा छुपा हुआ प्रभाव वो दिखाई नहीं देता, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं। इसी प्रकार इसका विपरीत हो जाएगा क्या? अप्रभावी। वे लक्षण जो मौजूद होते हुए भी स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, है ना, स्पष्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे प्रभावी लक्षणों की प्रमुखता से छिप जाते हैं, जैसे कि बौनापन।
है ना। प्रभावी में जो लंबे लंबे पौधे हैं मान लो वही दिखाई दे रहे हैं, और लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच अगर संकरण कराया जाए तो जो बौनापन है वो दिखाई नहीं देता है, तब उस लक्षण को हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, है ना। प्रभावी लक्षण में क्या होगा कि जो लंबे पौधे होंगे, है ना, जो प्रभावी लक्षण है केवल वही दिखाई दे। अप्रभावी लक्षण में जो बौनापन है या जो अप्रभाविक लक्षण है वो छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं हम युग्म विकल्पी एलील्स, है ना। एलील्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है समझते हैं। इसमें विपरीत लक्षणों का एक जोड़ा, इसमें विपरीत लक्षणों का एक जोड़ा जिसमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। विपरीत लक्षण होते हैं लेकिन एक क्या होता है बोले, प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। यह दो विपरीत लक्षणों के जीन दो समजात क्रोमोसोम के संगत बिंदु पथ पर स्थिर होते हैं। जैसे उदाहरण बोला जाए कि लंबे और बौने, काले और वर्णहीन, गोलाकार और झुर्रीदार, जैसे दो अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे बोले, या तो लंबा और बौना भी दिखाई देंगे, काले और रंगहीन भी दिखाई देंगे, गोलाकार भी होगा और झुर्रीदार भी होगा। तो बोलेंगे कि हम जिसमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है लेकिन दोनों विपरीत लक्षण जीन जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम युग्म विकल्पी या एलील्स कहते हैं। इसी प्रकार से होते हैं सम युग्मनजी या होमोजाइगोनस। इसमें क्या होता है कि जब किसी विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन का एक जोड़ा समान होता है, अर्थात बोलेंगे कि इनमें जो लक्षण होते हैं वो शुद्ध होते हैं। एक जोड़ा कैसे होता है बोले, बिल्कुल समान होता है। दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे अगर माना जाए तो उसमें से जीन का जो एक जोड़ा होगा बोले, जो बनने वाला एक जोड़ा होगा वो क्या होगा, समान लक्षण रहेगा। और वो लक्षण कैसे होते हैं बोले, शुद्ध होते हैं, है ना, शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। इसमें स्वपरागन या अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृकों के समलक्षणी और समजीनी होते हैं। पैतृक जो होते हैं हमारे पास, पेरेंट्स जो होते हैं बोले, उनके ही जैसे लक्षण होते हैं और उनके ही जैसे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तब इसको क्या कहा जाता है, होमोजाइगस कहा जाता है ना, समयुग्मनजी कहा जाता है। इसी प्रकार से विषम युग्मनजी बोलेंगे हम, हेट्रोजाइगस, जब किसी युग्म विकल्पी यह लक्षण का एक जोड़ा होता है, अर्थात इसमें होता क्या है कि एक लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा लक्षण क्या होता है बोले, अप्रभावी होता है। केवल एक लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा लक्षण क्या होता है, अप्रभावी होता है। इसी प्रकार से होता है फिनोटाइप, या बोलते हैं हम इसको क्या, दृश्य रूप। यह बाहर से समरूप दिखाई देने वाले जीवों के लक्षण होते हैं, चाहे उनका आनुवांशिक जो जीनोटाइप है कुछ भी हो। बाहर से जो दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर उदाहरण देखें कि शुद्ध ये जैसे टीटी और टीटी अगर हमने लें कि कैपिटल टी वाले जो जैसे कि लंबे पौधे और एक स्मॉल टी और कैपिटल टी, इन दोनों में अगर देखें हम तो लंबे दिखाई देने वाले तो दोनों ही हैं, है ना, दोनों लंबे दिखाई देंगे, लेकिन आनुवांशिक रूप से इसमें क्या है, एक बौनापन भी छुपा हुआ है। तो जो दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। बाहर से समरूप दिखाई देने वाले जीवों के जो लक्षण होते हैं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फिनोटाइप, जो बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं, है ना। लेकिन ये आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, दूसरे वाले क्या होते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, यह किसी जीव में उपस्थित सभी जीनों को दर्शाता है, जितने भी हमारे पास जीन होंगे उनको दर्शाता है। या क्या दर्शाता है बोले, जितने भी उपस्थित जीन होता है उनको ही दर्शाता है। यह प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है बोले। जो जीन को दर्शाता है या तो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, है ना। आनुवांशिक रूप, या इसको क्या कहते हैं हम, जीनोटाइप भी कहते हैं, जीनोटाइप, है ना। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है हमारे पास, सहलग्नता या लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है वो समझ लेते हैं हम, है ना। जीन जिसके द्वारा क्या होता है, गुणों या लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, वे गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों के समूह को सहलग्न समूह, लिंकेज ग्रुप कहते हैं, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, सहलग्नता कहा जाता है। जैसे हम समझें कि जैसे हमारे पास कोई जीन है बोले, जो क्या करते हैं, गुणों या लक्षणों की क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। जीन्स में क्या होते हैं, गुण होते हैं या लक्षण होते हैं। अगर गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं बोले, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जितने भी जीनों के समूह होते हैं,
जीन्स के जितने भी समूह होते हैं उन समूहों को क्या कहा जाता है बोले, उन समूहों को क्या कहा जाता है, सहलग्न समूह कहा जाता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। जितने भी जीन्स है बोले सब क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे बताया गया कि T.H. मॉर्गन ने इसका सबसे पहले ड्रोसोफिला मक्खी में यह पता लगाया था। और ये मेंडल के नियम का क्या होता है, अपवाद होता है, क्या, लिंकेज वाला, है ना, सहलग्नता जो होता है। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है हमारे पास, बैक क्रॉस, है ना। बैक क्रॉस जिसको बोला जाता है हिंदी में या इंग्लिश में भी बैक क्रॉस कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के जो जीनोटाइप से पितृ पीढ़ी के जीनोटाइप में संकरण कराया जाता है तो यह क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। जो फर्स्ट जनरेशन है बोले और जो पेरेंट जनरेशन है, दोनों में अगर क्रॉस कराया जाए, संकरण कराया जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम बैक क्रॉस, है ना, बैक क्रॉस कहा जाएगा। इसी प्रकार से टेस्ट क्रॉस क्या होगा कि प्रथम पीढ़ी के जो जीनोटाइप से पितृ पीढ़ी के अप्रभावी जीनोटाइप का संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। प्रथम पीढ़ी के जीनोटाइप और क्या, तृतीय पीढ़ी के, जो पितृ पीढ़ी के अप्रभावी जीनोटाइप, इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द आता है, संपूरक जीन। संपूरक जीन का मतलब क्या होता है कि जीनोटाइप भिन्न प्रभावी जीन अलग अलग रहते हैं तो यह समान लक्षण दर्शाते हैं, लेकिन जब ये जीन एक साथ रहते हैं तो नए प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, संपूरक जीन कहते हैं। इसी प्रकार से होता है मारक जीन। इस प्रकार की जीन की स्थिति के कारण क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है बोले, है ना, लेथल जीन्स जिनको बोलते हैं, है ना। बहुप्रभावी जीन क्या होता है ना, इसको समझते हैं। जब एक या एक से अधिक गुणों को प्रभावित करे तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, बहुप्रभाविकता बोलते हैं। जब कोई जीन क्या कर रही है बोले, एक या एक से अधिक स्थिति को प्रभावित करें, ऐसे जीनों को हम क्या कहते हैं, बहुप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो मटर में एक ही जीन पुष्प तथा बीज कवच के रंग को प्रभावित करता है और मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया की वंशागति करता है। एक ही प्रकार का जीन होगा जो क्या करेगा, अलग अलग लक्षण या अलग अलग प्रभाव को दर्शाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुप्रभावी जीन कहते हैं। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं हम जीन विनिमय, है ना, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था में सिनेप्सिस क्रिया के दौरान क्रोमोसोम के हिस्सों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। जब क्रोमोसोम बोले अलग अलग हो जाते हैं प्रोफेज अवस्था में, देखिए अर्धसूत्री विभाजन में अलग अलग अवस्थाएं होती है, तो उसमें से एक जो प्रोफेज अवस्था है जिसमें से जो क्रोमोसोम है उनके हिस्से अगर अलग अलग होते हैं और क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो इसको क्या बोलते हैं हम, जीन विनिमय कहा जाता है ना। इसके द्वारा माता पिता के गुणों का विनिमय होता है, इसी से संतान में दोनों के गुण आ जाते हैं। जीन विनिमय के द्वारा ही क्या होते हैं, माता पिता के जो गुण हैं वो किस में जाते हैं, संतान में जाते हैं, क्योंकि दोनों के गुण क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, बोले दोनों के क्रोमोसोम शामिल होते हैं। जीन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, माता पिता के गुण संतानों में पहुंचते हैं। अब ये अनुवांशिकता विकार, देखिए अनुवांशिक के कुछ विकार होते हैं, बोले जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, इसको समझते हैं हम ये क्या होता है। अनुवांशिक विकार व्यक्ति के जीन में उत्परिवर्तन या असामान्यताओं के कारण होता है। पहले तो क्यों होता है बोले कि असामान्यताएं अगर हो जाएं या उत्परिवर्तन हो जाए, है ना, तो क्या होता है, विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार माता पिता से विरासत में मिल सकते हैं या नए उत्परिवर्तन के रूप में भी उत्पन्न हो सकते हैं। मेंडेलियन प्रकृति के विकारों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए अनुवांशिक विकार कब हो सकता है बोले, डिसऑर्डर या तो ये माता पिता से हमें मिला हो, है ना, या फिर इसी पीढ़ी में या नई जनरेशन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए जिसके कारण क्या हो गया, कुछ विकार उत्पन्न हो गए। तो मेंडल के कुछ विकार दिए हुए हैं, मेंडेलियन प्रकृति के जो विकार बोलते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है बोले, एक एक्स लिंग रिसेवर डिसऑर्डर है जो हीमोफीलिया ए के लिए F8 जीन और हीमोफीलिया बी के लिए F9 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो रक्त के थक्के हैं
वो नहीं बनते। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होते हैं बोले, रक्त का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक रक्त बहता रहता है ना। जैसे हम मान लो कहीं कट लग जाए या कहीं कोई घाव बन जाए या कट जहां से हमारे पास ब्लड अगर निकल रहा है तो उसमें क्या कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, बहुत ही लंबे समय तक क्या होता है, ब्लड बहते रहता है, तब इसे ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। इसी प्रकार से ये होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेवर विकार होता है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक दोषपूर्ण हीमोग्लोबिक प्रोटीन बनाता है। इसमें होता है क्या, आरबीसी की जो संख्या होती है ये बहुत ही कम हो जाती है ना। इससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या, खून की कमी हो जाना क्या बोलते हैं, हम एनीमिया कहते हैं। तो जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हो जाए, आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो खून की कमी हो जाती है बोले, तो हम एनीमिया रोग उसको बोलते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया भी एक प्रकार का क्या होता है, आनुवंशिक डिसऑर्डर बोला जाता है। इसी प्रकार से होता है पीकेयू, फेनिल कैटोन्यूरिया, फेनिल कैटोन्यूरिया पीकेयू के बोला जाता है। यह एक ऑटोसोमल विकार होता है बोले, जो जीन में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होता है ना। इसमें क्या होता है बोले, इसमें शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है, जैसे कि बौद्धिक और विकास जो होते हैं ये रुक जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीकेयू बोलते हैं, है ना। चलिए इसी प्रकार से कुछ और हमारे पास विकार दिए हुए हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है ना, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ये सभी भी क्या है, गुणसूत्र संबंधी विकार होते हैं। जिस गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक हो जाती है तब इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्या, डाउन सिंड्रोम, है ना, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। यह क्रोमोसोम 21 के अतिरिक्त जितने भी प्रतिलिपि के कारण होता है और जिसके परिणाम से शरीर ये जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बौद्धिक वृद्धि विकलांगता बोलते हैं, जिससे बौद्धिक विकास रुक जाता है। 21 क्रोमोसोम के कारण होता है बोले, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ट्राइसोमी कहा जाता है ना। इसी प्रकार 41XXY यह पुरुषों में एक या अधिक अतिरिक्त एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाए या उससे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें सामान्य रूप से 47XXY होता है ना, जिसका अर्थ है व्यक्ति में 2 X गुणसूत्र और 1 Y गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या क्या हो जा रही, जब एक्स्ट्रा हो जा रही है तब बोले, तब यह क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से होता है क्या, टर्नर सिंड्रोम। 45X, जब 45X वाला जो गुणसूत्र है, यह महिलाओं में X गुणसूत्रों में X गुणसूत्र में एक की अनुपस्थिति या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम वाले अधिकांश व्यक्तियों में एक ही X गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है बोले, एक ही X गुणसूत्र 45X वाला होता है। इसी प्रकार से हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण क्या होता है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर ही होता है। क्रोमोसोम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार का लिंग गुणसूत्र होते हैं बोले, कौन कौन से, एक होता है X और एक होता है Y। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, X और Y, 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिनको दर्शाते हैं हम। महिलाओं में कैसे होते हैं बोले, X गुणसूत्र होते हैं, XX होता है, जबकि पुरुषों में क्या होता है, एक X और एक Y होता है, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। लिंग का निर्धारण कैसा होता है कि जो पुरुषों लिंग गुणसूत्र जिसको हम क्या बोलते हैं, X और Y के अलावा अन्य गुणसूत्र के ऑटोसोमल को कहा जाता है। कुछ प्रजातियों में जैसे क्या होता है कि बोले, मेल में कौन सा पाया जाता है, X और Y पाया जाता है, और फीमेल में क्या होता है बोले, X और X। तो लिंग का निर्धारण पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं X और Y यही करते हैं, महिलाओं के गुणसूत्र नहीं करते हैं। अगर X गुणसूत्र और अगर ये दोनों आपस में मिले और X और X हो जाए तो क्या होगा, पुत्री का जन्म होगा। लेकिन जबकि X और Y अगर गुणसूत्र मिल जाए तो किसका जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। तो मेल के जो गुणसूत्र होते हैं बोले, पुरुष के, यही निर्धारण करते हैं किसका, सेक्स डिटर्मिनेशन का या लिंग का निर्धारण करते हैं। कौन से, मेल के गुणसूत्र। फीमेल के गुणसूत्र जो होते हैं उससे यह पता नहीं होता है कि पुत्र होना है कि पुत्री होता है। मेल के गुणसूत्र ही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी टॉपिकों के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। आशा करते हैं कि आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी,
है ना। आनुवंशिकता के बारे में हमने पूरी तरह से अच्छे से समझा हुआ है, और ज़्यादा अगर डिटेल से समझना है तो आगे हम और भी इसी तरह के वीडियो लेके आएंगे आपको। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।